हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए कि जो यूपी नीट काउंसलिंग है उसके रूल्स आ चुके हैं, उसके नियम कानून आ चुके हैं। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले हर स्टेट के अपने खुद के नियम और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के नियम आते हैं, जिसमें से यूपी स्टेट के नियम आ चुके हैं और एक एक नियम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी और स्टेट से हो तो आप कमेंट में मेंशन कर देना कि मैम हमारा ये स्टेट है, तो जब भी उस स्टेट के रूल्स आएंगे मैं रूल्स पे वीडियो बना दूंगी या अनूप सर रूल्स पे वीडियो बना देंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग यूपी काउंसलिंग के रूल्स के बारे में जान लीजिए। ए टू जेड, एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक सारे के सारे रूल ए टू जेड बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये रूल्स मैं कहाँ से देख करके बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना लगे आपको कि मैं अपने मन से कुछ बता रही हूँ। और बहुत सारे चेंजेस इस बार हुए हैं, वो चेंजेस के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। बिना रूल्स जाने काउंसिल में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि नियम कानून कौन से रूल्स के आए हैं। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि नीट की कौन कौन सी काउंसलिंग होती है और मैं कौन से नियम बता रही हूँ। समझो ध्यान से, एकदम बेसिक से बताऊंगी। जो चीज़ आपको मालूम है स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। मैं एकदम बेसिक से बताऊंगी क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा हो जिसको कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, तो देखो, नीट का एग्जाम दिया आपने। नीट का एग्जाम देने के बाद आपको क्या करानी होती है? काउंसलिंग करानी होती है। बिना काउंसलिंग कराए आपका एडमिशन नहीं हो पाता। विदाउट काउंसलिंग नो एडमिशन। ठीक है, चाहे आपने टॉप ही क्यों ना किया हो, बिना काउंसलिंग के एडमिशन नहीं होता। और काउंसलिंग के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं। ठीक है, और कई तरह की काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग की बात करूं कितने तरह की काउंसलिंग होती है, तो टोटल आपकी 3 तरह की काउंसलिंग होती है। एमसीसी, दूसरा होता है आपका आयुष काउंसलिंग, तीसरा होता है आपका वीसीआई काउंसलिंग। ये 3 तरह की काउंसलिंग होती है। और इस हर एक के काउंसलिंग में, हर एक के काउंसलिंग की बात करूं तो हर एक के काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग आता है और आपका आता है स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, इसी तरह इसमें भी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग। तो अलग अलग स्टेट अपनी अलग अलग काउंसलिंग करवाता है, जिसके अलग अलग नियम आते हैं। तो यही इस स्टेट में यूपी स्टेट के नियम आ चुके हैं। यूपी स्टेट के नियम आ चुके हैं कि किस नियम के तहत आपकी काउंसलिंग होगी। यानी जिस काउंसलिंग की आज हम बात करने वाले हैं, जिस नियम की बात करने वाले हैं, वो होगी आपकी यूपी एमसीसी एमसीसी काउंसलिंग। काउंसलिंग रूल्स, यूपी एमसीसी काउंसलिंग रूल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यूपी एमसीसी काउंसलिंग के रूल्स की आज हम बात करने वाले हैं। अब यूपी एमसीसी काउंसलिंग में कोर्स कौन कौन से आते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसमें केवल और केवल एमबीबीएस और आपके बीडीएस के कॉलेजेस आते हैं। इसके अलावा किसी और तरह के कोर्सेज पे ये रूल लागू नहीं होता। कुछ लोग कहेंगे एमसीसी में तो बीएससी नर्सिंग भी आता है, तो मैं आपको समझा दूं, एमसीसी में बीएससी नर्सिंग केवल और केवल ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आता है, स्टेट में नहीं आता। यूपी स्टेट में कोई भी बीएससी नर्सिंग का कॉलेज में एडमिशन जो है नीट के बेसिस पे नहीं होता। ठीक है, जो बीएचयू कॉलेज है उसमें एडमिशन होगा तो आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करानी होगी, ना कि आपकी यूपी स्टेट की काउंसलिंग। इसके अंतर्गत सिर्फ ये 2 कोर्सेज आएंगे। इन दोनों कोर्सेज के आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ही कॉलेजेस के लिए सेम रूल फॉलो करने हैं। चाहे आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो, चाहे आप प्राइवेट में जाना चाहते हो, चाहे आप दोनों में जाना चाहते हो, आपके लिए यही नियम अप्लाई होंगे जिस नियम के बारे में आज मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, काउंसलिंग में जाने से पहले कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कोई काउंसलिंग करवा सकता है, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है। क्या एलिजिबिलिटी है वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन से लोग ये काउंसलिंग करा सकते हैं। कौन कौन से लोग ये वाली काउंसलिंग जो है वो करा सकते हैं। यूपी एमसीसी काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात तो वो लोग जिनका नीट क्वालिफाई है। पहला क्राइटेरिया तो है नीट क्वालिफाई करना। आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। नीट क्वालिफाई। अगर आप पूछोगे मैम कितने मार्क्स पे नीट का क्वालिफाई होता है, तो मैं आपको समझा दूं। आपके अगर जनरल कैटेगरी से आप हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या आप ईडब्ल्यूएस हो, तो उस केस में आपके कम से कम 144 मार्क्स होने चाहिए नीट में, आउट ऑफ 720। आउट ऑफ 720 आपके 144 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, वरना आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप SC ST OBC हो, SC ST OBC हो या PWD हो, तो उस केस में 113 नंबर है या उससे ज़्यादा है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, आप क्वालिफाई कहलाते हो। इतने मार्क्स अगर नहीं है तो आप किसी भी काउंसलिंग में नहीं जा पाओगे। ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपके ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मिला करके जनरल वालों के लिए
जनरल वालों के लिए कम से कम 50% होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी कम से कम 50% होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए कम से कम 40% होना चाहिए। अगर ऐसा आपका नहीं है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं कहलाओगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही है। आगे बात कर लेते हैं। देखो, ये एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये पहला एलिजिबिलिटी है, ये दूसरा एलिजिबिलिटी। तीसरा एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है यूपी स्टेट काउंसलिंग से, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए कम से कम आपका 10th या आपका 12th या फिर दोनों यूपी से होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि आप यूपी के निवासी होना चाहिए। अगर ऐसा है 10th और 12th यूपी से है तो आपको डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं। अगर यूपी से नहीं है तो आपको पास कम से कम डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर दोनों चीज़ें आपके पास, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ना ही आपने 10th 12th यूपी से किया है, ना ही आप यूपी से रहने वाले हो, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा सकते। अदर्स के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज का रास्ता बचता है। प्राइवेट कॉलेज में कोई भी जा सकता है, अदर्स। यूपी वाले तो जा ही सकते हैं, 10th 12th वाले तो जा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से हो, आपने यूपी से कोई लेना देना नहीं रखा है अब तक, तो भी आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो। क्योंकि यूपी क्या है, यूपी एक ओपन स्टेट माना जाता है। जितने भी ओपन स्टेट होते हैं उसके प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग दूसरे स्टेट वाले बच्चे करा सकते हैं। तो यूपी में बाहर स्टेट के बच्चे भी काउंसलिंग करा सकते हैं, उन पे भी यही नियम लागू होंगे जो नियम मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके? ये सारी बातें हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या इसमें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज प्रेजेंट है, तो आंसर है नहीं। यूपी स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज एक भी नहीं है, और ना ही आप काउंसलिंग करा सकते हो यूपी स्टेट में सेमी गवर्नमेंट की। क्लियर? तो ये सारी आ गई आपकी एलिजिबिलिटी की बात। इसके अलावा एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप बैन हो चुके हो, अगर आप बैन हो चुके हो 2024 में, यानी कि आपको स्टे वैकेंसी राउंड 2024 में आपको एडमिशन मिला था, नीट 2024 में आपको स्टे वैकेंसी राउंड में एडमिशन मिला था, स्टे वैकेंसी में, लेकिन आपने नहीं लिया या एडमिशन लेने के बाद छोड़ दिया, तो आप बैन माने जाते हो। आप नीट के काउंसलिंग से बैन हो चुके हो, तो आप इस वाले काउंसलिंग में, यानी कि 2025 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 2024 वाला बच्चा आप सीधा 2026 की काउंसलिंग करवा सकता है। 2026 में उसको दोबारा से नीट देना होगा, दोबारा से आप काउंसलिंग करवाना होगा। जो लोग बैन हो चुके हैं वो इस साल किसी भी तरह से यूपी नीट की काउंसलिंग नहीं करवा सकते। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, 2024 में अगर आप बैन हो, एलिजिबल नहीं हो। क्लियर? अब हम बात करते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस की। ये तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई, अब हम काउंसलिंग की बात करते हैं। देखो, यूपी नीट की जो काउंसलिंग होगी, यूपी नीट किसके लिए? एमसीसी काउंसलिंग। यूपी नीट एमसीसी जो काउंसलिंग होगी वो आपकी एक वेबसाइट पे होती है। वेबसाइट का नाम मैं आपको बता देती हूँ, DGMEUP.in। ये आपकी वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट पे आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, इस वेबसाइट पे काउंसलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा स्टेप होता है आपकी चॉइस फिलिंग, यानी कि कॉलेज को भरना। और तीसरा जो होता है वो होता है सीट अलॉटमेंट। पूरी प्रोसेस इसी प्रक्रिया पे चलती है। पूरी जो काउंसलिंग है आपकी इसी प्रक्रिया पे चलेगी, इन्हीं 3 स्टेप में चलेगी। ठीक है, सीट अलॉटमेंट के बाद एक और बात, कॉलेज रिपोर्टिंग। कॉलेज रिपोर्टिंग के साथ एक और चीज यहाँ पे इंक्लूडेड होता है, नोडल सेंटर पे रिपोर्टिंग। नोडल सेंटर की बात भी यहाँ पे इंक्लूडेड होती है। अब नोडल सेंटर क्या है, ये सब क्या चीजें है, समझते हैं आप, परेशान मत हो, एक एक चीज समझाऊंगी। देखो, ये सारे स्टेप में काउंसलिंग होने वाली है, और काउंसलिंग टोटल 4 राउंड होंगे। 4 राउंड में आपकी काउंसलिंग चलेगी, 4 राउंड में। ठीक है, जिसमें से राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, और चौथे राउंड को हम स्टे वैकेंसी का राउंड कहेंगे। हर एक राउंड के अपने खुद के नियम है, तो एक एक नियम की हम बात करेंगे, एक एक राउंड वाइज। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रजिस्ट्रेशन में कितनी फीस लगेगी। सारे राउंड्स के लिए रजिस्ट्रेशन में कितनी फीस लगेगी वो चीज समझ लेते हैं, फिर राउंड वाइज आपको नियम बताती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन अलग से होता है, इसकी फीस अलग से लगती है। आपने कहीं और रजिस्ट्रेशन कर रखा है, कोई मतलब नहीं है। यूपी स्टेट काउंसलिंग में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 2000 रुपये है।
देखो, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो इन्होंने रूल्स अपलोड किए हैं उसमें ये नहीं लिख रखा कि ये 2000 सिर्फ गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट के भी हैं, ये इन्होंने नहीं लिख रखा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 2000 फीस आप चाहे गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करो या आप प्राइवेट के लिए अप्लाई करो या आप दोनों के लिए अप्लाई करो, सबके लिए यही फीस रहने वाली है, मेरा ऐसा मानना है जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। अगर आपकी समझ के अनुसार कुछ और आपको नज़र आता है तो प्लीज़ कमेंट में अपना सजेशन दीजिए, मैं वापस से रीड करूँगी, वापस से आप लोग को बताऊँगी। पर जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, वो 2000 ही लेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करो या प्राइवेट के लिए। ऐसा मुझे अभी तक समझ में आया है, उन्होंने बहुत क्लियर साफ बात ये नहीं लिख रखी। आपके क्या समझ में आता है, आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना सुझाव दीजिएगा कि आपने ये कैसे समझा। मान लेते हैं, देखिए, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में 5000 लगता है फीस, लेकिन ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग अलग है, ये अलग है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैम ये फीस नहीं, कुछ और फीस होगा, तो आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। मेरी समझ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 2000 लगेगी, ठीक है। चाहे आप सिर्फ गवर्नमेंट भरो, चाहे आप प्राइवेट भरो, चाहे आप दोनों भरो, रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये है। अगर बात करें सिक्योरिटी फीस की, सिक्योरिटी फीस, तो सिक्योरिटी फीस उन्होंने साफ साफ बता रखी है। सिक्योरिटी फीस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट भरना चाहते हो तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिक्योरिटी फीस 30,000 रुपए है, जो कि आपका ऑनलाइन जमा होगा, ऑनलाइन जमा होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। प्राइवेट कॉलेज के लिए सिक्योरिटी फीस 2 लाख रुपए है फॉर एमबीबीएस कॉलेज, और अगर आप बीडीएस भरना चाहते हो तो 1 लाख रुपए है बीडीएस के लिए। अब ये भी पैसे जो है वो आपको ऑनलाइन जमा करने हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, सवाल क्या आता है लोगों का, सवाल भी मैं आपके सॉल्व करते चल रही हूँ। सवाल ये उठता है कि क्या अगर हमने ये 30,000 दिया तो हम इसमें एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के कॉलेज भर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। इस 30,000 में आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहे एमबीबीएस भरो, चाहे बीडीएस, और चाहे जितने कॉलेज भरो, आपकी मर्जी है, आप सारे कॉलेज भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट भर पाओगे एमबीबीएस बीडीएस दोनों के। अब सवाल ये उठता है इस वाले में, क्या हमने 2 लाख रुपए दिया तो क्या सिर्फ हम एमबीबीएस कॉलेज भर पाएंगे, वो भी सिर्फ प्राइवेट के? तो आंसर है नहीं। 2 लाख रुपए दे करके आप गवर्नमेंट के भी भर सकते हो एमबीबीएस, ठीक है, गवर्नमेंट के आप बीडीएस भर सकते हो, गवर्नमेंट के बीडीएस भर सकते हो, आप प्राइवेट के एमबीबीएस भर सकते हो, और आप प्राइवेट के बीडीएस भर सकते हो। ये 2 लाख रुपए देके आप इतनी सारे कॉलेजेस भर सकते हो। अब इसमें चाहे जितने कॉलेज आपको भरना हो, नो लिमिट, आपको जितना भी भरना आप भर सकते हो। अगर आप 1 लाख रुपए देते हो सिक्योरिटी फीस, तो 1 लाख रुपए में आप गवर्नमेंट के एमबीबीएस भर पाओगे, एमबीबीएस, ठीक है। उसके बाद आप गवर्नमेंट के बीडीएस भर पाओगे, इसके बाद आप प्राइवेट के बीडीएस भर पाओगे। प्राइवेट के आप एमबीबीएस नहीं भर सकते 1 लाख फीस देने के बाद, ये फर्क है दोनों में। बात समझ में आई? और अगर 30,000 देते हो तो क्या भर पाओगे, गवर्नमेंट के आप एमबीबीएस भर पाओगे और गवर्नमेंट का आप बीडीएस भर पाओगे, बस ये इतना भर पाओगे। तो सिक्योरिटी फीस उस अनुसार आप जमा करना जिस अनुसार आप कॉलेज भरना चाहते हो। आपको मैंने सारे ऑप्शन बता दिया, अब इसमें से कोई आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको एमबीबीएस लेना तो आपको बीडीएस भी भरना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। इनमें से आप कुछ भी भर सकते हो, चॉइस आपका होगा, निर्णय आपका होगा, ऑप्शन इतने सारे के हैं, ठीक है। तो कितने सिक्योरिटी फीस पे क्या क्या ऑप्शंस थे मैंने आपको एकदम साफ कर दिए। तो ये हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। अब रजिस्ट्रेशन में सिर्फ पैसे ही नहीं देने होते, रजिस्ट्रेशन में कुछ डॉक्यूमेंट भी आपके लगेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में कुछ डॉक्यूमेंट भी आपके लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। कि काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करने के समय एक तो होता है कॉलेज रिपोर्टिंग के समय का डॉक्यूमेंट, एक होता है रजिस्ट्रेशन के समय का डॉक्यूमेंट। तो रजिस्ट्रेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो जान लो। डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 10th के मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, आपको 12th के मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, मार्कशीट, 10th और 12th के मार्कशीट की आपको जरूरत पड़ेगी, इसके बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। हाँ, बाई चांस किसी का 12th का रिजल्ट पेंडिंग में है तो वो ऑनलाइन आया जो रिजल्ट है वो भी लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसका पेंडिंग है वही, ऐसा नहीं कि जिसका रिजल्ट आ चुका है, आपने रिजल्ट कॉलेज से लाया नहीं, मार्कशीट लाई नहीं, उसके बाद आप लगा रहे हो, नहीं नहीं नहीं। अगर आपकी मार्कशीट आ चुकी है तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट लगानी है, मतलब उसका फोटो करके स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। और अगर आपका नहीं आया हुआ है तो आपको जो ऑनलाइन रिजल्ट निकलता है वो निकाल करके अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद आपका लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो
काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। नेक्स्ट बात देखो, ये 3 चीज हो गए। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो, तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो जरूर लगाना। डोमिसाइल कोई कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं लगाना, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपका 10th या फिर 12th का मार्कशीट यूपी का होना चाहिए। अगर आप डोमिसाइल नहीं लगा रहे हो तो 10th और 12th का मार्कशीट आपका यूपी का होना चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा पाओगे। अगर ये काम आप नहीं करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में जा पाओगे। प्राइवेट कॉलेज में डोमिसाइल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और प्राइवेट कॉलेज वालों को कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप अदर स्टेट से हो, दूसरे स्टेट से, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। कास्ट आपकी जनरल मानी जाएगी, यानी कि अनरिजर्व्ड मानी जाएगी, अगर आप अदर स्टेट से हो। अगर आप यूपी स्टेट से हो और प्राइवेट कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में भी आपको डोमिसाइल लगाना पड़ेगा, तभी आपको यूपी का माना जाएगा, या फिर 10th 12th आपका यूपी का हो तभी आपको यूपी का माना जाएगा। यूपी स्टेट से अगर आपने 10th 12th कर रखा है या फिर डोमिसाइल है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जनरल वालों का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इन सब चीज़ों का लगता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट है, अदर सर्टिफिकेट, जैसे मान लेते हैं कोई एक्स सर्विसमैन कोटा से है, एक्स सर्विसमैन कोटा से है, कोई एनसीसी कोटा से है, ठीक है, कोई हो सकता है आपका पीडब्ल्यूडी कोटा से है, जो भी कोटा का है वो सर्टिफिकेट आपका यहीं पे लगेगा। इतने सारे सर्टिफिकेट आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो रजिस्ट्रेशन के वक्त ही लगेंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तुरंत लगेगा। अगर इनमें से कोई चीज़ आप नहीं दे पाते हो, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हो तो आप जनरल कहलाओगे, इनमें से कोई नहीं दे पाते हो तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो, आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, आप काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन में इतना सारा काम है। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी रजिस्ट्रेशन करें, हम आपके काउंसलिंग करवाएं, तो हमारा एक नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो 8957391589। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको क्या करना है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। आपको मैसेज करना है इसके व्हाट्सअप पे। नॉर्मल मैसेज मत करना, हम सिर्फ व्हाट्सअप के मैसेज चेक करेंगे, ठीक है। इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। मैसेज में लिख देना है नीट काउंसलिंग। मैसेज में क्या लिखोगे, आप लिखोगे नीट काउंसलिंग, ठीक है। नीट काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है, कोई डाउट पूछना है, तो हम आपको QR कोड भेजेंगे, आप 200 रुपये पेमेंट करना, हम खुद कॉल करके आपका डाउट सॉल्व करेंगे कॉल पे, ठीक है। अगर आपको काउंसलिंग हमसे करवानी है तो जब हम QR कोड भेजेंगे तो आप 2500 रुपये भेजना। इस 2500 में हम आपको कॉल भी करेंगे और आपकी काउंसलिंग भी करवाएंगे एक राउंड के लिए। जैसे यूपी की स्टेट काउंसलिंग हो रही है, नॉट राउंड मतलब चारों राउंड के लिए, लेकिन यूपी की जो स्टेट काउंसलिंग है सिर्फ वही करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2500 में ऑल इंडिया भी या दूसरे स्टेट का भी करवाएंगे, नहीं। 2500 में सिर्फ यूपी स्टेट के चारों राउंड की काउंसलिंग हम कराएंगे, और उसमें कॉल में भी आपसे बात करेंगे। हर एक राउंड हम चारों राउंड आपका खुद कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप हमसे कराना चाहते हो तो करा सकते हो। अदरवाइज वीडियो में मैं सब कुछ बता रही हूँ, आप देख समझ के खुद भी कर सकते हो, ठीक है। और छोटा मोटा डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम कमेंट का भी रिप्लाई जितना हो सक रहा है उतना कर रहे हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, रजिस्ट्रेशन की बात हमने कर ली, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। देखो आपने क्या किया, पहला स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन वो कर लिया, रजिस्ट्रेशन आपने जो है वो कर लिया। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया। फीस सबमिट करना जरूरी है, बिना फीस सबमिट करे आप आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो काउंसलिंग की फीस हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फीस हो, चाहे वो सिक्योरिटी फीस हो। सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन फीस साथ में ही जमा होगी, ऐसा नहीं है कि आप बाद में जमा करो, साथ में ही जमा होगा। क्लियर, तो फीस जमा करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, दूसरा स्टेप जो कि है आपका चॉइस फिलिंग। दूसरा स्टेप है चॉइस फिलिंग। इसमें आपको कॉलेज भरने होते हैं, इसमें आपको कॉलेजेस भरने होते हैं। और कॉलेज जो है आपको कैसे भरना है मैं एक बार समझा देती हूँ। कॉलेज सबसे पहले आपको MBBS के गवर्नमेंट कॉलेज रखने चाहिए। फर्स्ट राउंड में तो कम से कम एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए कि MBBS का गवर्नमेंट कॉलेज आप पहले रखो। अगर आपके कम मार्क्स है तो एक आधी गवर्नमेंट कॉलेज रखो, लो कट ऑफ वाले। ज़्यादा मार्क्स है तो ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज रखो, ठीक है। MBBS गवर्नमेंट कॉलेज जितने भर दिए उसके बाद आपको भरना चाहिए BDS का
गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो, अगर आपको बीडीएस नहीं चाहिए तो आप मत भरना, जो भरोगे उसी में से कॉलेज मिलेगा, कोई अदर कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है। और जब आप कॉलेज भरोगे तो कॉलेज भरने वक्त वहां पे एक मतलब बगल में कॉलेज का नाम आएगा और कॉलेज के नाम के बगल में एक ब्लू कलर का बटन होता है। पिछले साल ब्लू कलर का था, इस बार हो सकता है ग्रीन हो, तो आप चिंता मत करना। एक ब्लू कलर का बटन होता है जिसपे लिखा होता है व्यू, तो इस पे क्लिक करके आप उस कॉलेज की फीस, बॉन्ड सी फीस वगैरह सब कुछ चेक कर पाओगे अगर आप इस ऑप्शन पे जाते हो तो चॉइस फिलिंग के दौरान जरूर कॉलेज की फीस वगैरह सब कुछ चेक करके ही भरना, क्योंकि एक बार कॉलेज मिल गया तो आगे छोड़ने में उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है, सिक्योरिटी मनी आपकी कट सकती है, आप बैन भी हो सकते हो। अभी वो क्या क्या नियम है वो सब समझाऊंगी, अभी थोड़ा सा प्रोसेस समझ लो, ठीक है। इस साल का प्रोसेस बता रही हूँ, कोई एक्सपेक्टेशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे 100% प्रूफ के साथ प्रोसेस बता रही हूँ। अभी लास्ट में मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ से ये सारी प्रोसेसेस बता रही हूँ। यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसलिंग की, उन्होंने खुद रिलीज किया है ये सारे प्रोसेस, ये सारे नियम पे पीडीएफ उन्होंने खुद रिलीज किया, उसी को पढ़ करके मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये इसी साल 2025 के लिए वैलिड है। इतनी बात समझ में आ गई। तो बीडीएस के कॉलेज भरने के बाद आपको क्या करना चाहिए, अगर आप चाहो तो एमबीबीएस प्राइवेट भर सकते हो अगर आपने उसकी जो है फीस दे रखी है तो, और इसके बाद बीडीएस का प्राइवेट, ऐसा कुछ सीक्वेंस रखना चाहिए आपको काउंसलिंग के टाइम पे। इतना करने के बाद क्या करना होता है, आपको सेव कर देना होता है, आप सेव करके रखोगे। उसके बाद जब चॉइस फिलिंग की डेट ओवर होती है तो आपकी चॉइस जो है ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है, चॉइस जो है लॉक हो जाती है। आप खुद भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे, लेकिन लॉक तभी होंगे जब आपने सेव कर रखा होगा। अगर आप सेव नहीं करते हो तो आपकी चॉइसेस लॉक नहीं होंगी, आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। क्लियर है। इसके बाद होता है तीसरा स्टेप होता है सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट में क्या होता है, सीट अलॉटमेंट में आपको पता चलता है कॉलेज मिला कि नहीं मिला। कैसे चेक करोगे, आपको लॉगिन करना होता है, अपना आईडी पासवर्ड डाल के डीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको मालूम चलेगा, अगर सीट अलॉट हुई होगी तो आपको लिख जाएगा अलॉटेड, अगर सीट नहीं अलॉट होगी तो रेड कलर से लिख जाएगा नॉट अलॉटेड, नॉट अलॉटेड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अलॉटेड है सीट तो क्या करना होगा, नहीं अलॉटेड है तो क्या करना होगा, वो राउंड वाइज हम आगे समझते हैं, ठीक है। एक बात मैं बताना आपको भूल गई, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे यहाँ पे, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन में फीस के साथ साथ आपको एक सेंटर चुनना होता है जिसे हम कहते हैं नोडल सेंटर। एक नोडल सेंटर चुनना होता है, ये सिर्फ यूपी की काउंसलिंग में होता है कि आपको एक नोडल सेंटर चुनना होता है रजिस्ट्रेशन के दौरान। नोडल सेंटर कहाँ कहाँ है अभी मैं आपको पीडीएफ में बताऊंगी, लेकिन नोडल सेंटर क्या होता है ये पहले समझ लो। नोडल सेंटर का मतलब है कि एक जगह, एक कॉलेज होगा, कॉलेज का नाम होगा और उसका जगह दिया होगा, जैसे मान लेते हैं आगरा, ठीक है, कानपुर, ऐसे अलग अलग जगह पे सेंटर हैं। ये सेंटर आपको अपने मर्जी के अनुसार भरने हैं, जो आपका करीब हो, जहां आप जा सकते हो बुलाने पे, मतलब 4-5 दिन के अंदर आप आराम से पहुंच सको, वो नोडल सेंटर आपको चुनना होता है। नोडल सेंटर वही चुनना जो आपके सबसे करीब हो, ताकि आपको बुलाया जाए तो आप वहां पहुंच सको, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा वो इसी नोडल सेंटर पे होगा जो आपने चुन रखे होंगे, ठीक है। तो नोडल सेंटर अपना सबसे करीबी चुनना कि जो आपके सबसे करीब हो। नोडल सेंटर कौन कौन से हैं अभी मैं लास्ट में बताऊंगी। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको नोडल सेंटर भी सेलेक्ट करना होता है, और जब आपको सीट मिल गई, सीट अलॉट होती है, तो अपने उसी नोडल सेंटर पे आपको जाना होता है, अपने उसी नोडल सेंटर पे आपको जाना होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ। नोडल सेंटर पे जाना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के, और वहीं से आपके एडमिशन कंफर्म होता है। फिर आपको अपने कॉलेज पे जाना होता है, जो कॉलेज आपको मिला होता है सीट अलॉटमेंट के दौरान। इतनी बात समझ में आ गई। और कॉलेज पे जा करके आपको कॉलेज की फीस देनी होती है, एडमिशन फीस वगैरह। और एक बात बहुत ध्यान से सुनो, अनूप सर ने आज सुबह सुबह वीडियो भी बनाया था कि कॉलेज पे जो आपको फीस जमा करनी है वो ऑनलाइन नहीं जमा होगी, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा होगी, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा होगी। यानी कि आपको ड्राफ्ट के लिए अभी से अप्लाई करके रखना है, ड्राफ्ट बनवा करके रखना है। ऐसा ना हो कि उस समय आपके पास ड्राफ्ट हो ही ना। जैसे बैंक से पासबुक मिलता है, एटीएम कार्ड मिलता है, वैसे ही चेक और डिमांड ड्राफ्ट भी मिलते हैं। आपको एक एप्लीकेशन भर के सबमिट करना होता है, उसके कुछ पैसे लगते हैं, साल में 100-150 रुपये कटता है, बाकी आपको डिमांड ड्राफ्ट मिल जाता है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट मिल जाएगा तो उस पर फिर आप ड्राफ्ट बनवा के फीस सबमिट करोगे जब कॉलेज अलॉट होगा तब। अभी खाली आपको जैसे चेकबुक अपने घर पे रख लेते हो, पासबुक अपने घर पे रख लेते हो, वैसे ही डिमांड ड्राफ्ट के लिए अप्लाई करके अपने घर पे रख लेना है, जब ज़रूरत पड़ेगी उसका इस्तेमाल होगा,
ठीक है, इतना बात आप समझ गए। अब हम राउंड वाइज इसी चीज को समझते हैं कि हर एक राउंड में क्या क्या नियम है। ये एक जनरल सी प्रोसेस थी जो मैंने आपको समझा दी। अब हर एक राउंड की अलग अलग नियम समझते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि 4 राउंड होते हैं। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 1 की बात कर लेते हैं। राउंड 1 में क्या होगा, वही तीनों स्टेप होंगी जो तीनों स्टेप के बारे में हम डिस्कशन करके आए हैं, वही तीनों स्टेप चलेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन होगा। आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन में आपको 2000 की रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, बाकी आपकी सिक्योरिटी मनी लगेगी जो मैं बता चुकी हूँ। रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग के बाद आपको सीट मिलेगा, सीट अलॉटमेंट। अगर आपको सीट मिल गई, अगर आपको सीट मिल गई तो आपके सामने 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता ये होगा कि आप एक्सेप्ट कर लो और फ्रीज कर लो, मतलब उसी कॉलेज को चुन लो, आपको और कोई कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, आपको पसंद आ गया एकदम कॉलेज, आप वही कॉलेज में एडमिशन लोगे। अब अगर आपको बहुत पसंद आ गया, पहले ही राउंड में आपको जो कॉलेज मिला एकदम बढ़िया पसंद आ गया, आप उसी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसमें एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करके उसे मतलब फिक्स कर सकते हो। दूसरा आपके पास रास्ता होता है एक्सेप्ट एंड फ्लोट। एक्सेप्ट एंड फ्लोट का क्या मतलब होता है, एक्सेप्ट एंड फ्लोट का ये मतलब है कि आप उस कॉलेज को ले रहे हो, पर आप सोच रहे हो काश इससे बेहतर कॉलेज मिल जाता, और आप बेहतर की तलाश में हो, और आप इसे छोड़ना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं चाहते हो कि अगर बेहतर नहीं मिला तो हमारे ये भी हाथ से चला जाए, आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हो जो हाथ में आया है कम से कम वो सीट बनी रहे, लेकिन अगर इससे बेहतर मिल पाए तो हम अगले राउंड में पार्टिसिपेट करें। तो फ्लोट का मतलब अपग्रेड होता है, यानी कि आपको जो सीट मिली है वो आपकी रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अगले राउंड में पार्टिसिपेट करके आप बेहतर की तलाश में निकल सकते हो। ये होता है एक्सेप्ट एंड फ्लोट का मतलब। तीसरा होता है आपका डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब जो कॉलेज आपको मिला है आपने वो कॉलेज नहीं लिया। क्लियर? अच्छा, इन तीनों केसेस में क्या होगा समझाती हूँ। अगर मान लेते हैं सीट नहीं मिली, सीट नहीं मिली, तो आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे, आप डायरेक्ट चले जाओगे राउंड 2 में। आप डायरेक्ट कहाँ चले जाओगे, राउंड 2 में। राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको दोबारा लॉग इन, दोबारा जो है चॉइस फिलिंग, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं जाओगे। मतलब आप राउंड 1 से आपका वास्ता खत्म, राउंड 2 शुरू होने पे आपको लॉग इन करना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा, सीट अपना जो है वो भरना होगा, उसके बाद सबमिट करना होगा, फिर से दोबारा उसका रिजल्ट आएगा। जिनको सीट नहीं मिली वो, और उनको दोबारा से कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। 2000 उन्होंने दिए थे, सिक्योरिटी मनी दी थी, उनको दोबारा से कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी बच्चे का राउंड 1 छूट गया था वो भी राउंड 2 में जा सकता है, लेकिन उसे पैसे पूरे भरने पड़ेंगे, सिक्योरिटी मनी प्लस रजिस्ट्रेशन। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों की बात करते हैं। अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया तो आपको सीधा कॉलेज पे जाना होगा, कॉलेज एंड नोडल सेंटर, जैसे मैंने बात की आपको, कॉलेज एंड नोडल सेंटर पे जाना होगा, और आपका एडमिशन हो गया, जब आपके क्लास शुरू होंगे फिर आप क्लास करना चालू कर देना। अब आपका काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्लोट किया तो उस केस में भी आपको कॉलेज पे जाना होगा और नोडल सेंटर पे जाना होगा, कॉलेज और नोडल सेंटर जो आपने चूज कर रखा है वहां जाना होगा। इसके बाद यहाँ जाने के बाद आप यहाँ की फीस वगैरह जमा करोगे। कॉलेज और नोडल सेंटर पे जाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स और जो अपनी फीस है वो आप जमा करोगे, डॉक्यूमेंट और फीस जो है वो आप जमा करोगे। जमा करने के बाद आप वहां से वापस आ जाओगे। वापस आने के बाद जब राउंड 2 शुरू होगा तो आप राउंड 2 में जाओगे, ताकि आपका जो है अपग्रेड वाला प्रोसेस हो सके। आप चाहो तो जा सकते हो, नहीं मन कर रहा, बाद में मन बदल गया तो आप छोड़ भी सकते हो, आपका कुछ भी उसमें नुकसान नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, अब आती है तीसरी बात कि आपको कॉलेज मिला, आपने कॉलेज छोड़ दिया, तो छोड़ने पर क्या आपके पैसे रिफंड होंगे? ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी मनी कट जाएगी। यहाँ पे आपको फ्री एग्जिट का मौका दिया जाता है। फ्री एग्जिट मतलब चाहो तो छोड़ दो, मिलने के बाद भी आप पे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। आप चाहो तो राउंड 2 में फिर से जा सकते हो, आप पे कोई भी नियम लागू नहीं होगा। आप मतलब फ्री हो, आप चाहो तो छोड़ दो, आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे, कुछ भी आपका नुकसान नहीं होगा। उसी को कहते हैं फ्री एग्जिट। पिछले साल ये मौका नहीं दिया गया था बच्चों को, इस साल ऐसा मौका दिया गया है कि राउंड 1 में अगर सीट मिली है तो आप बिना किसी नुकसान के उसे छोड़ सकते हो, आप चाहो तो। ठीक है, समय रहते छोड़ना होगा, राउंड 2 शुरू होने के पहले पहले आपको छोड़ना होगा, पहले पहले आपको डिक्लाइन करना होगा। नहीं करते हो तो फिर आपके पैसे कटेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब ये दोनों लोग तो राउंड 2 में जाएंगे और इन वाले की कहानी तो खत्म हो गई। यहां से आगे बात कर लेते हैं अब राउंड 2 की। राउंड 2
राउंड टू। राउंड टू का फिर से क्या होगा, जिन्होंने राउंड टू में पार्टिसिपेट करना है, अगर वो नए बच्चे हैं, मतलब अभी तक राउंड वन में वो नहीं आए थे, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, उन्हें सिक्योरिटी मनी और अपनी जो मतलब रजिस्ट्रेशन फीस है वो पूरा जमा करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से चॉइस फिलिंग होगी। जो लोग ने फीस दे रखा है वो डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेंगे, उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। चॉइस फिलिंग के बाद से फिर से क्या होगा, सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। अब सीट अलॉटमेंट में 3-4 चांसेस बनेंगे। पहला चांस उन लोगों का जिनको राउंड वन में सीट मिली थी, लेकिन उन्होंने अपग्रेड किया था। अपग्रेड, उनको हो सकता है सीट दोबारा मिले, क्योंकि मिलनी ही है, एक सीट तो उनकी कंफर्म है ही, है ना। दूसरा वो वाले बच्चे जिन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम उनको सीट मिला, फर्स्ट टाइम मतलब राउंड वन में उनको नहीं मिला था, फर्स्ट टाइम उनको सीट जो है वो मिल गया। या तीसरे वो बच्चे हो सकते हैं जिनको सीट मिला ही नहीं, नो सीट। ये 3 तरह का रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब जिन्होंने राउंड वन में पार्टिसिपेट कर रखा था और अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, उन्हें उनके साथ राउंड टू में क्या होगा, उनके साथ राउंड टू में ये होगा कि या तो वही सीट मिलेगी, वही सीट जो उनका पहले से था, या फिर आपको न्यू सीट मिल जाएगी, न्यू सीट, नई सीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर सीट मिल गई तो आपको लेना ही पड़ेगा, आप छोड़ के नहीं जा सकते और ना ही अपग्रेड कर सकते हो, आपको लेना ही पड़ेगा। राउंड वन में अपग्रेड होने के बाद आपको वही सीट मिले या फिर नई सीट मिले, आपको लेना ही पड़ेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे भी नियम कानून है। अगर आपको वही सीट मिली है तब तो कोई बात नहीं, आपके सारे पैसे डॉक्यूमेंट वहीं पे जमा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको न्यू सीट मिली और आप सोच रहे हो काश पहले वाला ही मिलता, हमारा पहले का ही ठीक था, तो आप पहले में नहीं जा सकते। एक बार आपको नया मिल गया तो नए में ही जाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए जो कॉलेज आप भर रहे हो दोबारा, आप अच्छे कॉलेज भरना, जो आपको पहले वाले से ज़्यादा पसंद हो वही भरना। आपको बात समझ में आ रही है। आपको जो सीट मिल गई है वो आपको चॉइस फिलिंग में दोबारा वो सीट भरने की जरूरत नहीं होती, वो आपका रहेगा। उसके अलावा जितने आपको और अच्छे लगते हैं सिर्फ वही आप भरना, चाहे वो एक ही 2 कॉलेज क्यों ना हो, सिर्फ वही भरना, क्योंकि अगर वो मिल गया तो आपको वही लेना पड़ेगा, आप पहले वाले पे जा नहीं पाओगे। क्लियर। तो ये चीजें आप ध्यान से करना। कोई समस्या आती है आप कॉल पे हमसे बात करके पूछ सकते हो, प्रोसेस मैंने बता ही दी है। न्यू सीट मिलने के बाद क्या होगा, आपको पुराने वाले कॉलेज से जा करके अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेने होंगे और अपनी फीस जो है, जहाँ पे जो आपने फीस जमा करा के रखी है वो फीस आपकी रिफंड लेनी होगी वहाँ से। रिफंड लेने के बाद आपको दोबारा न्यू वाले कॉलेज पे जाना होगा, न्यू कॉलेज पे जाना होगा और साथ ही साथ नोडल सेंटर पे फिर से जाना होगा, ठीक है। नोडल सेंटर और न्यू कॉलेज पे आपको जाना होगा न्यू सीट मिलने के बाद, और यहाँ से आपको एडमिशन लेना होगा। एडमिशन, अगर आप यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हो, आप कॉलेज छोड़ देते हो, यानी कि आप क्या करते हो, आपके सामने ऑप्शन आएगा ना एक्सेप्ट एंड फ्रीज का और आएगा डिक्लाइन का। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, यानी कि आप एडमिशन लो या फिर डिक्लाइन। अपग्रेड का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। डिक्लाइन अगर आप करते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो कट जाएगी, लेकिन जो एडमिशन की फीस है वो वापस मिल जाएगी। वापस कैसे मिलेगी उसकी प्रोसेस अभी मैं लास्ट में बताऊंगी, लेकिन इतना जान लो आपकी सिक्योरिटी फीस जो है कट जाएगी अगर आप दोबारा मिलने पे डिक्लाइन करते हो तो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान से बात सुनो, अगर कोई बच्चा को फर्स्ट टाइम सीट मिला है तो उसके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लो। दूसरा ऑप्शन आएगा अपग्रेड का, यानी कि एक्सेप्ट एंड फ्लोट, एक्सेप्ट एंड फ्लोट, एक्सेप्ट एंड फ्लोट। तीसरा ऑप्शन जो है वो डिक्लाइन का आएगा, डिक्लाइन। आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि आप चाहो तो यही सीट फिक्स कर लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो अपग्रेड करके थर्ड राउंड में कोशिश कर सकते हो इससे बेहतर सीट की, लेकिन ये सीट आपकी पड़ी रहेगी। अगर आप डिक्लाइन करते हो तो डिक्लाइन करने में नुकसान ये है कि अगर आप डिक्लाइन करते हो तो इस केस में आपको फ्री एग्जिट का मौका नहीं मिलता, आपकी सिक्योरिटी फीस काट ली जाएगी, आपकी सिक्योरिटी फीस जो है वो काट ली जाएगी और आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो भी काट ली जाएगी। अगर आपको अगले राउंड में जाना होगा तो फिर से आपको पैसे दे करके जाना पड़ेगा, या फिर आप कहीं और एडमिशन लेना चाहते हो तो भी आपकी ये पैसे जो हैं वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, आपकी फीस काट ली जाएगी अगर आप डिक्लाइन करते हो। यहाँ पे आपको फ्री एग्जिट का मौका नहीं है, राउंड 2 में कोई भी फ्री एग्जिट का मौका नहीं है। क्लियर। आप या तो एक्सेप्ट करो या तो फ्लोट करो, डिक्लाइन करते हो तो पैसे से हाथ धो बैठो। क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिली तो बिना कोई पैसा खर्च किए आप राउंड 3 में डायरेक्टली जा सकते हो। बिना किसी पैसे के आप राउंड 3 में डायरेक्टली जा सकते हो, आपसे कोई पैसे दोबारा नहीं मांगे जाएंगे अगर आपको सीट नहीं मिली। अच्छा, जिन लोगों ने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया उनकी कहानी तो खत्म हो गई, उनको एडमिशन मिल गया। जिन लोगों ने फ्लोट कर रखा है वो भी आपके राउंड 3 में चले जाएंगे, उनकी कोई फीस अलग से नहीं लगेगी। ठीक है, हालांकि इस बात को उन्होंने बहुत साफ नहीं किया है, मेरा अंदाज है कि वो रजिस्ट्रेशन फीस आपसे लेंगे लेकिन सिक्योरिटी मनी नहीं लगेगी। क्लियर? डिक्लाइन करने वालों की सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन फीस दोबारा से लगेगी। ये आपका है राउंड 2 की पूरी कहानी। अब ये वालों की कहानी तो खत्म हो गई और आपके एक्सेप्ट एंड फ्रीज की कहानी खत्म हो गई। अब बात करते हैं राउंड 3 की। राउंड 3 में क्या होगा? राउंड 3 राउंड 3 में क्या होगा? राउंड 3 में क्या होगा, इस बात को समझते हैं। अभी आगे आप कॉलेज अगर मिल गया ना तो उसको रिजाइन भी कर सकते हो, उसका भी नियम है, वो नियम भी समझ के जाना। मैं एक एक नियम आपको डिटेल में बता रही हूँ, हर एक नियम जानना जरूरी है। राउंड 3 में क्या होगा? राउंड 3 में वापस से अगर कोई नया बच्चा है जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसे भी 2000 प्लस आपकी सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी, पैसे सेम है। अगर आप पहले के हो, आपने पहले से सिक्योरिटी फीस रजिस्ट्रेशन दे रखा है तो आपको करने की जरूरत नहीं, सिवाय इस कंडीशन की, अगर आपने डिक्लाइन कर रखा है तो ही आपको देना पड़ेगा, या फिर यहाँ से आपने डिक्लाइन कर रखा है तो ही आपको सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस दोबारा देनी पड़ेगी। अन्यथा अगर आपने पहले दे रखा है तो आपको फिर से देने की जरूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से क्या होगा? चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग। उसके बाद क्या होगा? सीट अलॉटमेंट होगा, सीट। अब देखो सीट अलॉटमेंट में क्या होगा? सीट अलॉटमेंट में पहली बात तो वो जिसको मतलब जिसने राउंड 2 में जिसने अपग्रेड के लिए अप्लाई कर रखा था, अपग्रेड, और दूसरे बच्चे वो जिसको पहली बार सीट मिली है, फर्स्ट टाइम सीट मिली है जिसको, और तीसरे बच्चे वो होंगे जिनको सीट ही नहीं मिली, नो सीट, नो सीट। तो नो सीट वाले तो क्या कर सकते हैं? स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं, लेकिन अब इन्हें 2000 रुपए देने पड़ेंगे। 2000 रुपए दे करके ही स्टे वैकेंसी में जाया जा सकता है। स्टे वैकेंसी में अलग से रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। जिनको कोई सीट नहीं मिली वो स्टे वैकेंसी में जा सकते हैं 2000 रुपए का पेमेंट करके। ठीक है, अगर राउंड 2 में आपको सीट मिली थी और आपने अपग्रेड किया तो आपको या तो वही सीट मिलेगी या तो आपको न्यू सीट मिलेगी। अगर आपको वही सीट मिली है तब तो आपका सब कुछ वहां सबमिट है, आप कॉलेज को फ्रीज करके वहां मतलब सारी की सारी जितनी भी फीस मांगी गई है वो सारी की सारी फीस सबमिट करके आपका वहां एडमिशन फाइनल हो जाएगा। या फिर अगर आपको न्यू सीट मिली है तो भी आपको कॉलेज पे जाना पड़ेगा और कॉलेज पे जा करके अपना सारा फीस जमा करके आपको एडमिशन फाइनल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप सीट नहीं लेते हो, सीट छोड़ते हो अपग्रेडेशन के बाद, तो आप इस काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे और आपका जो है पैसे भी वो सारे के सारे पैसे काट लिए जाएंगे। क्लियर है? आपको सीट या तो लेना पड़ेगा या तो बताना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा कि हम कॉलेज छोड़ रहे हैं। अभी वो रिजाइन का प्रोसेस लास्ट में बताऊंगी। अगर आप चुपचाप छोड़ के चले आते हो तो आपके ना पैसे मिलेंगे, ना आपकी एडमिशन फीस वगैरह मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, और ना ही आप इसके आगे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्लियर? फर्स्ट टाइम जिसको सीट मिली है उसके सामने भी दो ही ऑप्शन होगा, या तो एक्सेप्ट करो, या तो एक्सेप्ट कर लो सीट को, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, या फिर डिक्लाइन कर दो। अगर आप डिक्लाइन कर लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी फीस काट ली जाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस भी काट दी जाएगी। ठीक है, और आप अगले राउंड में भी नहीं जा सकते। अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हो तो आपका कॉलेज फाइनल हो जाएगा। इसमें अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं आता, राउंड 3 में अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं आता, किसी के लिए भी नहीं आता। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट राउंड की, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड की, लास्ट वाले राउंड की। ये थोड़ा सा खतरनाक राउंड है, इसको ध्यान से समझना। स्टे वैकेंसी राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी बच्चा जा रहा है तो उसकी 2000 जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो लगेगी, और पहली बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपकी सिक्योरिटी फीस भी जो है वो लगेगी। मतलब इससे पहले आपने सिक्योरिटी फीस नहीं दे रखी है तो आपकी लगेगी। अच्छा, इसमें जाने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, इसमें जाने की कुछ एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या क्या है ध्यान से समझो। एलिजिबिलिटी ये है कि जो बच्चा, जिस बच्चे को पहले सीट मिल चुकी है, पहले सीट मिल चुकी है, पहले सीट मिल चुकी है कहीं भी, चाहे उसको इसी काउंसलिंग में मिली हो, चाहे किसी अदर काउंसलिंग में मिली हो, अदर काउंसलिंग जो भी नीट से हो रहा है,
जो भी काउंसलिंग नीट से हो रही है, नीट से, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो, आयुष की काउंसलिंग हो, चाहे वीसीआई की काउंसलिंग हो, कोई भी काउंसलिंग जो नीट से हो रही है, अगर उसमें उसको एक भी बार सीट मिली है और उसने छोड़ दिया या एक्सेप्ट किया, उससे कोई मतलब नहीं। अगर सीट मिल चुकी है तो वो स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकता। पहले सीट जिसको मिल चुकी है वो स्टे वैकेंसी राउंड में किसी भी कीमत पे नहीं जा सकता। सिर्फ स्टे वैकेंसी राउंड में वो लोग जा सकते हैं जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली, नो सीट अलॉटेड, या फिर वो बच्चा जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो एकदम न्यू है, अभी ताजा ताजा है, उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो जो बच्चा न्यू है जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, उसको सिक्योरिटी मनी भी देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी मनी भी देनी पड़ेगी, और साथ साथ में आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ेगी 2000, रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको देनी पड़ेगी 2000 रुपये। जो नया बच्चा है जिसने अभी तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, और जिसने पार्टिसिपेट कर रखा था उसको कहीं भी एक बार अगर सीट मिल चुकी है, उसने चाहे एक्सेप्ट किया या छोड़ दिया, वो लोग स्टे वैकेंसी में नहीं जा सकते। अगर आपको चारों राउंड आपने पार्टिसिपेट किया, मतलब तीनों राउंड पार्टिसिपेट किया, उसमें आपको सीट नहीं मिली, तो आप जा सकते हो। जाने के लिए आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे और आप जाने को जा सकते हो, सिक्योरिटी मनी दोबारा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो नए बच्चे हैं वो भी जा सकते हैं। ये नियम है आपके स्टे वैकेंसी राउंड का। और इस जगह का सबसे खतरनाक बात यह है कि स्टे वैकेंसी में अगर आपको सीट मिल गई, एमबीबीएस और बीडीएस की बात कर रहे हैं हम, एमबीबीएस बीडीएस में से कोई भी सीट मिल गई और अगर आप छोड़ देते हो तो आप नीट 2026 की काउंसलिंग से बैन कर दिए जाओगे। नीट 2026 में आप बैन कर दिए जाओगे। नीट 2026 की काउंसलिंग आप नहीं करा पाओगे, चाहे आप टॉप ही क्यों ना कर लो। तो स्टे वैकेंसी में सोच समझ के पार्टिसिपेट करना, सोच समझ के कॉलेज भरना। जो कॉलेज भरोगे उसी में से मिलेगा, कुछ नया नहीं मिल जाएगा। इसलिए कॉलेज वही भरना जो आपको चाहिए ही चाहिए, मिल गया तो आप ले लोगे, और अगर जो नहीं चाहिए उसको मत भरना। ऐसा नहीं है कि स्टे वैकेंसी में जो भी सीट खाली है आपको कुछ भी उठा के दे देंगे। जो आप भरोगे चॉइस फिलिंग में सिर्फ और सिर्फ वही दिया जाता है, उससे बाहर का नहीं दिया जाता। ठीक है, तो स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट सोच समझ के करना। उसमें अगर सीट एक बार मिल गई तो सीट छोड़ नहीं सकते, छोड़ देते हो तो नीट 2026 से आप बैन हो जाओगे। ये आपके स्टे वैकेंसी का नियम है। इतनी बात समझ आ गई। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने एडमिशन ले लिया, आपने क्या कर लिया, एडमिशन ले लिया, एडमिशन ले लिया, लेकिन बाद में आप छोड़ना चाहते हो, यानी कि रिजाइन करना चाहते हो, रिजाइन। कॉलेज आपने ले लिया था, कॉलेज की फीस वगैरह सब कुछ भर दी, सब कुछ कर लिया, अब आप कॉलेज छोड़ना चाहते हो। कोई भी वजह हो सकती है, हो सकता है आपको कोई बेहतर कॉलेज मिल गया या कुछ भी वजह से आप कॉलेज छोड़ना चाहते हो। तो उसके क्या नियम है समझ लो। उसके नियम राउंड वाइज अलग अलग हैं। जैसे मान लो आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला था, आपको क्या मिला, राउंड 1 में कॉलेज मिला था, और आपने राउंड 1 के कॉलेज को एक्सेप्ट किया था। राउंड 1 में कॉलेज मिला और उसी कॉलेज को आपने एक्सेप्ट किया था, और अब इस कॉलेज को आप छोड़ना चाहते हो, तो आपको नोडल सेंटर जो आपने चूज कर रखा है, उस नोडल सेंटर पे रिजाइन लेटर देना होगा। वहां पे प्रेजेंट होके, वहां पे जा करके, आप स्पीच पोस्ट या मेल या कुछ और नहीं कर सकते, आपको वहां प्रेजेंट होकर के देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, रिजाइन लेटर देना पड़ेगा अपने नोडल सेंटर पे। और रिजाइन लेटर अगर आप राउंड 2 स्टार्ट होने के 48 घंटे पहले, 48 आवर्स पहले, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने के 48 आवर्स पहले तक देते हो, तो आपका सिर्फ एडमिशन फीस काटा जाएगा, एडमिशन फीस आपका काट लिया जाएगा, और बाकी आपकी जो सिक्योरिटी है वो आपको वापस कर देंगे। और जो आपको ट्यूशन फीस आपने दे रखा है, ट्यूशन एंड अदर फीस जो आपने दे रखा है, वो भी आपकी वापस हो जाएगी, पूरी की पूरी वापस हो जाएगी। बस एडमिशन शुल्क, जो प्रवेश शुल्क होता है, 1-2 हज़ार रुपए होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, और लगभग 10 से 15 हज़ार होता है प्राइवेट कॉलेज का। तो एडमिशन फीस काटी जाएगी, बाकी जो आपकी कोर्स की फीस है और जितनी अदर फीस, मेस वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपने आपसे ले रखा है, वो सब वापस कर दिया जाएगा। सिर्फ आपकी एडमिशन फीस काटी जाएगी। ठीक है, अगर आप रिजाइन लेटर दे देते हो राउंड 2 स्टार्ट होने के 48 घंटे पहले, अगर आप यही रिजाइन लेटर राउंड 3 के 48 घंटे पहले देते हो, यही रिजाइन लेटर अगर आप राउंड 3 के 48 घंटे पहले देते हो या इससे बाद देते हो, मेरा कहने का मतलब है कि 48 घंटे नहीं रहा, मान लेते 24 घंटे ही रहा, तो ये रूल अप्लाई होगा।
मतलब राउंड 2 स्टार्ट होने के, मतलब राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने के 48 घंटे पहले पहले दे दिया तब तो आपको इतना सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद दिया, और बाद भी कब तक, राउंड 3 के 48 घंटे पहले तक, तो उस केस में आपको सब कुछ वापस होगा, ये सारी चीजें वापस होंगी, लेकिन जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो वापस नहीं होगी। सिक्योरिटी मनी यहाँ काट ली जाएगी, सिक्योरिटी मनी जो है वो काट लिया जाएगा, और एडमिशन फीस काट लिया जाएगा। एडमिशन फीस जो है वो आपका काट लिया जाएगा, लेकिन जो आपकी ट्यूशन फीस है वो आपको वापस मिल जाएगी। ट्यूशन ट्यूशन फीस और जो आपकी अदर फीस है वो आपको वापस मिल जाएगी, अगर आप राउंड 3 के 48 घंटे पहले एडमिशन कैंसिल करते हो। अगर आप इसके भी बाद यानी कि आप स्टे वैकेंसी के, यहाँ लिख देती हूँ, आप स्टे वैकेंसी राउंड के 48 घंटे पहले अपना एडमिशन कैंसिल करते हो, रिजाइन लेटर देते हो, तो उस केस में सब कुछ आपका काट लिया जाएगा, केवल जो आपकी ट्यूशन फीस है उसका 50% आपको वापस दिया जाएगा। अगर आप इसके भी बाद रिजाइन करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ काट लिया जाएगा। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये राउंड 1 पे अगर आप कॉलेज रिजाइन करना चाहते हो किसी भी वजह से, तो ये सारे नियम आप पे अप्लाई होंगे। अगर राउंड 1 में आपने कॉलेज लिया था तो एक्सेप्ट कर लिया था, अपग्रेड वालों की बात नहीं कर रही हूँ, अपग्रेड वालों पे राउंड 2 का नियम चलेगा। जैसे मान लो किसी ने राउंड 1 में कॉलेज मिला, अपग्रेड किया, फिर राउंड 2 में कॉलेज लिया, तो उस केस में ये वाला नियम अप्लाई होगा। ध्यान से सुनो, राउंड 2 में आपको कॉलेज मिला था और आपने कॉलेज ले लिया था, एडमिशन करवा लिया था, अब आप उसे क्या करना चाहते हो, रिजाइन देना चाहते हो अब। ठीक है, तो इसके लिए क्या नियम है, राउंड 3 स्टार्ट होने के 48 आवर्स पहले, राउंड 3 की चॉइस फिलिंग 48 आवर्स पहले आपको क्या करना होगा, नोडल सेंटर पे रिजाइन लेटर देना होगा। ठीक है, नोडल सेंटर पे रिजाइन लेटर देना होगा। ऐसा करने पे आपकी ट्यूशन फीस जो है वो वापस हो जाएगी, और जो अदर फीस वो वापस हो जाएगी, लेकिन जो आपकी सिक्योरिटी मनी है और साथ साथ में आपका जो एडमिशन का फीस है वो काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होने के 48 घंटे पहले तक आप एडमिशन अपना कैंसिल कर लेते हो और नोडल सेंटर पे रिजाइन लेटर दे देते हो, तो उस केस में आपकी 50% की ट्यूशन फीस वापस हो जाएगी। 50% ट्यूशन फीस जो है वो वापस हो जाएगी। अगर आप इसके भी बाद देते हो तो आपके कोई पैसे वापस नहीं होंगे। क्लियर? अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको राउंड 3 में उनको कॉलेज मिला था और उन्होंने राउंड 3 का कॉलेज जो है वो एक्सेप्ट किया था। कॉलेज जो एक्सेप्ट किया उन्होंने राउंड 3 का किया है, तो ऐसे लोगों को क्या करना होगा, ऐसे लोगों को स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होने के मतलब स्टे वैकेंसी राउंड के चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने के 48 घंटे पहले, 48 आवर्स पहले उनको नोडल सेंटर पे रिजाइन लेटर देना होगा। नोडल सेंटर पे रिजाइन लेटर देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, अगर आप ऐसा करते हो तो उस केस में आपकी जो है 50% ट्यूशन फीस वापस हो जाएगी, बाकी कुछ वापस नहीं होगा। 50% ट्यूशन फीस वापस होगी, सिक्योरिटी मनी और आपकी जो अदर फीस है, एडमिशन फीस है, वो सब काट ली जाएगी। आधी जो ट्यूशन फीस है आपकी वो वापस हो जाएगी, यानी जो कोर्स आप करने जा रहे थे उस कोर्स की जितनी भी फीस लगी है उसका आधा एग्जैक्टली वापस हो जाएगा, उसी समय हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, स्टे वैकेंसी राउंड के बाद या स्टे वैकेंसी राउंड शुरू होने पर आप जो है कॉलेज का रिजाइन करते हो, तो उस केस में आपके कोई पैसे वापस नहीं होंगे। ठीक है, अब चौथी बात कर लेते हैं। अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिला था और आप इसे छोड़ना चाहते हो तो आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ोगे तो आप बैन कर दिए जाओगे। बैन कर दिए जाओगे। आप उसे छोड़ नहीं सकते। अगर आपने छोड़ा तो आप बैन हो जाओगे नीट 2026 की काउंसलिंग से। आप नीट 2026 का काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे अगर स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिलने के बाद आपने छोड़ दिया तो। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये सारे थे काउंसलिंग के नियम, A to Z मैंने सारे के सारे नियम आपको काउंसलिंग के समझा दिए। इसके अलावा और कोई भी नियम नहीं है, सारे के सारे नियम मैंने आपको समझा दिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये नियम मैं कहाँ से देख करके बता रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बोला आपने विश्वास कर लिया, कई लोग करते भी है लेकिन कई लोग डाउटफुल रहते हैं, तो मैं उनको प्रूफ बता दूँ कि मैं कहाँ से ये चीज़ बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले गूगल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, गूगल से ही सब कुछ होना है। गूगल ओपन करने के बाद मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। DGME की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, देखो
गूगल पे आपको सर्च करना है DGME यूपी। DGME यूपी जब आप सर्च करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा आपके सामने। DGME पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ पेज आपके सामने खुल करके आएगा, जिसमें से आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन में बहुत कुछ दिख रहा है, आपको दिखेगा कॉलेज काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट। काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे नोटिस आ जाएंगे, ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क मेरा स्लो है। हाँ, तो काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट वाले ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे बहुत सारी नोटिस है। इसमें जो तीसरे नंबर का नोटिस है ये आपका दे रखा है यूपी नीट 2025 पॉलिसी गो। ये आपके जो नोटिस है इस पे आपको जाना है, थर्ड वाले पे। थर्ड वाले का नोटिस आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप उसे जब ओपन करोगे तो उसमें सारे के सारे नियम हिंदी में भाषा में अच्छे से लिखे हुए हैं। आप आराम से वो सारे नियम बैठ के पढ़ सकते हो। हालांकि मैंने सब कुछ आपको बता दिया, बस नोडल सेंटर की बात बाकी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये सारे नियम जो है हिंदी में लिख रखे हैं, आप आराम से बैठ करके इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी मैं नोडल सेंटर वाला बात आपको बता देती हूँ, बाकी सब आप पढ़ सकते हो। देखो, अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु नोडल सेंटर कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। टोटल कितने हैं, टोटल आपके जो नोडल सेंटर, तो नोडल सेंटर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये सारे नोडल सेंटर हैं आपके, एक एक करके मैं पढ़ देती हूँ। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज आपका लखनऊ, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, फिर आपका GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर, फिर है आपका SN मेडिकल कॉलेज आगरा, फिर है आपका LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, उसके बाद है आपका LLB मेडिकल कॉलेज MLB मेडिकल कॉलेज झांसी यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई वाला, उसके बाद है BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, फिर प्रयागराज का GMC मेडिकल कॉलेज है आपका, फिर UPUMS सैफई वाला इटावा वाला कॉलेज है, और राजकीय मेडिकल कॉलेज आपका आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कन्नौज, जलाऊं, सहारनपुर, बांदा, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं, अयोध्या, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर। ये सारे जो आपके हैं, ये सारे 20 कॉलेज पे आपको जो है नोडल सेंटर का ऑप्शन दिया गया है। जो आपका सबसे नज़दीकी हो उसे आप सेलेक्ट करें, और उस पे जा करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, वहाँ पे आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, इसलिए अपना सबसे नज़दीकी ही सेलेक्ट करें। इसके अलावा कोई और दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। कोई दिक्कत होगी ज़रूर बताइएगा। बाय, टेक केयर।